चलो तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हमारा पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। यानी जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे। चलिए तो इसका ऑप्शन है निपात, दूसरा अलंकार, सी में समास और डी में संधि। तो दो वर्णों से मिलकर क्या बनता है, दो वर्णों से मिलके बनेगा संधि। चलिए इसका ऑप्शन है संधि। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। तो परोपकार में कौन सी संधि है, यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो चलिए इसका उत्तर कौन सा है इसमें, गुण संधि। तो इसका सही उत्तर है गुण संधि, क्योंकि परधन उपकार में आ और उ के मिलने से ओ बन रहा है, जो गुण संधि का नियम है। चलिए अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में बताना कि कौन सा समास है। ए अव्ययभाव, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष समास। तो इसमें यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार इसमें आ रहा हमारा अव्ययभाव समास, क्योंकि जिस समास का पहला पद अव्यय यानी प्रधान हो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। चलिए अगला प्रश्न है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, मतलब इसमें कौन सा अलंकार है। तो पहला अनुप्रास, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा इमक अलंकार, चौथा उपमा अलंकार। तो इसमें आएगा हमारा चारु चंद की चंचल यानी चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें होगा हमारा कौन सा, अनुप्रास अलंकार। चलिए इसमें है कि जहाँ चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जैसे मनु मानो, जनु जानो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। चलिए ए एमक, बी में मानवीकरण, सी में उत्प्रेक्षा, डी में उपमा। तो जहाँ मानु मानो जनु शब्द आए वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, मैं कौन सा अलंकार है। ए में उत्प्रेक्षा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी रूपक अलंकार। तो इसमें कौन सा है, यानी मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा, रूपक अलंकार। जहाँ चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप किया जाए, यानी दोनों को एक मान लिया जाए, अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना रहे वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सातवां, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है। ए उपमा, बी अनुप्रास, सी यमक अलंकार, डी श्लेष अलंकार। चलिए तो इसमें एक चीज़ आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताना चाह रहे कि यमक, यमक में पीछे भी का आता है और यहाँ कनक यानी कनक में आगे का आता है, तो का से का मैचिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा यमक के अलंकार। जहाँ कनक शब्द दो बार आया है, पहले अर्थ सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। चलिए अगला प्रश्न है आठवां, हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है। ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी उपमा अलंकार। यानी हाय फूल सी कोमल बच्ची, यानी बच्ची की तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उपमा यानी तुलना यानी उपमा की गई है, तो इसका उत्तर हमारा डी वाला। यहाँ सी वाचक शब्द का प्रयोग कर बच्ची की तुलना फूल से की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य में किसी बात पर अतिरिक्त जोर यानी बल या जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। ए निपात, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तर निपात, क्योंकि जहाँ बात पर जोर देना हो, जैसे भी,
ही आदि शब्द आते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर ए वाला निपात। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, जैसे ही, भी, तो। चलिए अगला प्रश्न है, मेघ आए बड़े बंठन के समर के में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मेघ की तुलना किससे की गई है? यानी बंठन किया है। जैसे कोई पार्टी में जाता ना तैयार होकर बढ़िया पैंट सूट बूट में जाता है, वैसे मेघ को बताया गया कि बढ़िया कैसे आए हैं, बंठन किया है। यानी यहाँ क्या क्या हो रहा? मानवीकरण है। चलिए तो हम देखते हैं ए उपमा, बी में यमक, सी में मानवीकरण अलंकार और डी में रूपक। तो चलिए इसका उत्तर रहेगा हमारा मानवीकरण। यह निर्जीव मेघों को मनुष्य की तरह बनने ठनने की क्रिया करते दिखाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 10 यानी 11वां, लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर शब्द में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्वंद्व, डी दीर्घ समास। तो यहाँ पे लंबा है उदर अर्थात कौन? श्री गणेश। तो इसका हमारा उत्तर रहेगा ए यानी बहुब्रीहि समास, लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश। यहाँ तीसरे पद की प्रधानता है। चलिए अगला प्रश्न है 12वां, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या है? हिमालय का सही संधि विच्छेद बताना है। ए हिमाधन लय, बी हिमधन आलय, सी हिमधन आलय, डी हिमधन आलय। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हिमधन आलय यानी ऑप्शन हमारा सी वाला सही रहेगा। आ धन आ यानी छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनते? बड़ा, यानी दीर्घ संधि के निमोनुसार यह संधि विच्छेद है। यानी संधि भी कौन सी है इसमें? दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वसंधि। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निपात शब्द है? तो निपात बताना। अभी इसके पहले प्रश्न पढ़ा था कि ही, भी, तो ऑप्शन है इसमें ए सुंदर, बी भी, सी और डी धीरे धीरे। तो इसका राइट आंसर है बी। जो किसी यानी बात पर विशेष जोर देते हैं वहाँ पर होता है निपात। यानी भी शब्द वाक्य में बल प्रदान करने वाला निपात ही है। चलिए अगला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी यमक अलंकार। तो रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहाँ पर होगा कौन सा? यानी ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार। यानी यहाँ रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पावन का संधि विच्छेद बताना। ए पाधन वन, बी पौधन अन, सी पौधन न, डी पौधन अन। तो इसका हमारा राइट आंसर आएगा यानी कौन सा? पौधन अन, जहाँ पर होगा अयादि संधि। चलिए आंसर बी। अयादि संधि के अनुसार औधन आ मिलके आ हो जाता है जिसे कहते हैं पावन। चलिए अगला प्रश्न है, तिलोचन में कौन सा समास है? तो तिलोचन यानी ए बहुब्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्वंद्व और डी तत्पुरुष समास। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा कौन सा? ए, क्योंकि 3 है लोचन। लोचन अर्थात आँखें, जिसके अर्थात सिर्फ यहाँ विशेष अर्थ प्रधान है। यानी जहाँ पर दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न है 7वां, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ क्या कहलाता है? तो ए श्लेष, बी उत्प्रेक्षा, सी अनुप्रास, डी यमक अलंकार। तो चलिए इसमें बताना कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग हों। जैसे अभी इसके पहले पढ़ा था कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार। तो चलिए इसका आंसर रहेगा हमारा कौन सा? यमक। यानी इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आता है उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग। यमक में शब्दों की आवृत्ति भिन्न अर्थों के साथ होती है। यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, नील कमल में कौन सा
समास है? ए दीर्घ समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी अव्ययीभाव समास। तो दीर्घ समास में पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें ऐसा है नहीं। बी में तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, वो भी नहीं है। तीसरा है हमारा सी कर्मधारय। कर्मधारय का परिभाषा होती है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो यही हमारा आंसर सही है। और डी अव्ययीभाव समास में का पहला पद प्रधान होता है, चलो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। यानी यहाँ नीला विशेषण है और कमल विशेष है। जहाँ विशेषण विशेष से संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। चलिए अगला प्रश्न है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, इनमें कौन सा अलंकार है? ए मानवीकरण, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी उपमा, डी रूपक। तो पाहुन ज्यों आए इसमें कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि ज्यों शब्द का प्रयोग उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट करने के लिए किया जाता है, जैसे मानो, मनो, जानो, जनो, ज्यों, इस तरह से आ जाएगा हमारा कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है? तो ए नमः धन्ते, बी नम धन स्ते, सी नमस्धन्ते और डी नम धन ते। तो चलिए इसका आ जाएगा हमारा कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, नमः धन ते नमस्ते। ए रहेगा कौन सा? विसर्ग संधि। चलो ऑप्शन ए विसर्ग संधि के नियमानुसार विसर्ग के बाद त आने पर विसर्ग स हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। आज तक काम नहीं हुआ, इस वाक्य में तक क्या है? यानी आज तक काम नहीं हुआ है, तो इस वाक्य में बताना है। ए विशेषण है, बी निपात है, सी संज्ञा है और डी सर्वनाम है। तो वाक्य को पढ़िए ध्यान से, गौर कीजिए कि आज तक काम नहीं हुआ, यानी जोर कहाँ दिया जा रहा? तक पर दिया जा रहा। तो तक क्या है? निपात शब्द है, तो इसका राइट आंसर है निपात। तक शब्द जहाँ यानी यहाँ आज पर बल दे रहा है, इसलिए यह निपात है। चलिए अगला प्रश्न है। अलंकार के शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अलंकार का रस, ऑप्शन ए रस, बी आभूषण, सी वस्त्र और डी वर्ण। यानी जो अलंकार का कैसे आभूषण से, ऑप्शन बी से आभूषण से दिया गया है। जिस तरह से व्यक्ति यानी एक स्त्री का श्रृंगार उसके आभूषण होते हैं, उसी प्रकार अलंकार का अर्थ भी किसमें? आभूषण से दर्शाया, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार करते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। 23वां। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो मुख मयंक यानी मुख कैसा है? मयंक जैसा है। चलिए तो इसमें बताना है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, बी यमक, सी मानवीकरण और डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें उपमा दी गई किसकी? यानी मुख की उपमा किसके? मयंक सम मंजू मनोहर। चलिए तो इसका आंसर है कौन सा? उपमा बता रहा है, तो उपमा अलंकार। यानी यहाँ समवाचक शब्द का प्रयोग कर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, यानी सम किसके समान है? चंद्रमा के समान है। चलिए अगला प्रश्न है। 24वां। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए दीधन गंबर, ऑप्शन बी दिग्धन अंबर, ऑप्शन सी दिगाधन अंबर, ऑप्शन डी दिक्धन अंबर। तो चलिए इसका जो मिलाएंगे कैसा आएगा? यानी आधा का आना चाहिए, दिक्धन अंबर। कौन सी होंगी? व्यंजन है, इसमें व्यंजन लग रहा है तो व्यंजन संधि। चलिए ऑप्शन डी वाला सही है। व्यंजन संधि के नियमों से का अपने वर्ग के तीसरे वर्ण गा में बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। 25वां। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? तो रातों रात में बताना है। अब ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। चलिए तो रातों रात में समास कौन सा आना चाहिए इसमें? यानी अव्ययीभाव समास। क्यों आना चाहिए? क्योंकि रातों रात क्या हो रहा है इसमें? यानी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही। चलिए ऑप्शन ए सही है, यानी शब्द की आवृत्ति होने पर भी यह अव्यय की तरह
कार्य करता है, अतः यह अव्ययीभाव समास है। चलिए अगला प्रश्न है, पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? यानी जो पीपर का पत्ता है उसकी तुलना किससे की गई है कि जिस तरह से मन डोलता है वैसे पीपर का पत्ता डोलता है। ए उपमा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? यानी पीपर के पत्ता की तुलना मन से की गई है, तो इसमें आ जाएगा उपमा अलंकार। इसका ऑप्शन ए सही है। यहाँ सरस समान शब्द के माध्यम से मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना 27 में महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? ए महोधन उत्सव, बी महाधन उत्सव, सी महधन उत्सव, डी महीधन उत्सव। तो चलिए इसका क्या बनेगा? यानी महाधन उत्सव महोत्सव यानी कौन सी संधि होगी? गुण संधि। चलिए तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा कौन सा? बी वाला। यानी बड़ा आ धन छोटा ऊ मिल के क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, यानी गुण संधि के नियम से महोत्सव बनता है। चलिए अगला प्रश्न है 28वां, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा समास है? तो इसमें ए उपमा, बी मानवीकरण, सी एमक और डी रूपक अलंकार। चलिए तो इसमें हमारा कौन सा आ रहा है? यानी रूपक अलंकार। चलिए इसका उत्तर है डी। जहाँ चरणों को ही सीधे कमल मान लिया जाए, यानी यहाँ भी क्या हो रहा? यानी उपमेय और उपमान में भेद ना रहे, एक समान लगने लगे, तो वहाँ होता हमारा कौन सा? रूपक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है 29वां, तुम भी साथ चलोगे वाक्य में भी क्या है? तो देखना यहाँ पे भी दिया गया है, यानी पूरी वाक्य का जोर कहाँ दिया? तुमको तुम पर किसके द्वारा? भी के द्वारा जोर दिया गया। तुम भी साथ चलोगे तो मैं भी साथ चलूँगा। यानी ए में निपात, बी सर्वनाम, सी क्रिया और डी विशेषण। तो भी क्या है इसमें? भी है निपात शब्द, यानी यहाँ भी यहाँ कर्ता पर जोर दे रहा है, इसलिए यह निपात है। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है 30वां, कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए सजधनजन, बी सजधनजन, सी साधनजन और डी सतधनजन। तो चलिए इसमें आएगा सज्जन का सतधनजन, यानी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अनुसार त्रा के बाद जा आने पर ता भी जा में बदल जाता है। चलिए तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आपको हिंदी का ग्रामर का जो टॉपिक्स दिए गए हैं ये वही क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ, एक नए हिंदी के चैप्टर के साथ।